Hello students, I Dr. Neha Jain. Today I am starting American literature. Basically this is the topic which comes under first 4 units of your syllabus like unit 1, 2, 3, 4 that is poetry, fiction, non-fiction, drama. So it comes under that. हम इसमें अमेरिकन लिटरेचर को समझेंगे इन टुडेज क्लास एज दिस इज अ फर्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर व्हाट इज बेसिकली हिस्ट्री व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच हैज बीन टेकन in American literature. In my other series, I used to take Canadian literature, Australian literature, and I have given you the historical background. Along with that, the basic themes of literature. मैंने आप लोगों को बताया है कि कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश जितने भी लिटरेचर्स मैंने करवाए हैं, मैंने हर एज से पहले आपको उनकी हिस्ट्री बताई है. मैंने हर चीज से पहले आपको उनका आइडिया दिया है व्हाट बेसिकली दिस लिटरेचर इज अबाउट, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, उनकी थीम, सब्जेक्ट, उनमें क्या क्या चीज एक्सप्लोर हुई है और क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो सारी चीजें बताई है. तो सिमिलरली वी विल डू इन अमेरिकन लिटरेचर ऑल्सो. ठीक है. अब अमेरिकन लिटरेचर में हम ये देखेंगे कि अमेरिकन लिटरेचर को बेसिकली हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं. जब हम उसको वर्ल्ड लिटरेचर में कैटेगरी वाइज देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर कौन सा आता है. First world literature is British. That is British. Why? Because it is the first. This is their language. Britishers' language is English language. So the literature which is written in the native language is British literature. That is first world literature. Then where comes the American? American is a part of second world literature. It's a part of second world literature because they have taught them this language. Their native language was obviously different from English, but when French and English colonies were there, that become the second language of this country. तो अमेरिका में जब हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि यहाँ पे भी ट्राइबल लोग ही थे, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एंड मेनली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने के बाद जब उनकी कॉलोनीज वहां पे बनी थी तब कहीं जाके उनकी चीजें वहां पे आई सामने, उनके अंदर हमने लैंग्वेजेस को इनबिल्ड करा, लैंग्वेजेस के साथ साथ बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और वहां पे कॉलोनीज को बनाया गया. दैट बिकम द मेन पार्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर की सारी एजेस भी इसी बेसिस पे ही क्या कहते हैं डिवाइडेड है, जो हम यहाँ पे करेंगे लाइक ईरा ऑफ एक्सप्लोरेशन और समथिंग, वो भी इसी तरीके से डिवाइड होती है. तो यहाँ पे अमेरिका किसका पार्ट है. सेकेंड वर्ल्ड लिटरेचर. इसमें और कौन सा लिटरेचर आता है. सेकेंड वर्ल्ड लिटरेचर में दूसरा लिटरेचर आता है दैट इज यूरोपियन. व्हाई? बिकॉज यूरोपियन में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें लिटरेचर लिखे गए हैं बट वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए. ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं यूरोप का ही पार्ट है, इसीलिए ये आ जाता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर में. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन एंड सेकेंड वर्ल्ड लिटरेचर. एंड थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर, या थर्ड वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं. द कॉलोनाइज्ड कंट्री. उसमें कौन कौन से आ जाते हैं. उसमें आपका अफ्रीकन आ जाता है, इंडियन आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन आ जाता है, कैनेडियन आ जाता है, कैरिबियन आ जाता है. 5 लिटरेचर उसके अंदर आते हैं. ठीक है. आपको पहले ये चीज वैसे मैंने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, लेकिन स्टिल इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा कि हमारा थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं. इसमें आपका आ जाता है इंडियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन. ये 5 लिटरेचर आते हैं आपके वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर. सो दिस इज योर कंप्लीट वर्ल्ड लिटरेचर जिसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया है, जो हम फर्स्ट 4 यूनिट्स में देखते हैं. पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, वो इन सारे लिटरेचर से मिलके बना है. ठीक है. अब यहाँ पे जो इंडियन लिखा है, इंडियन के साथ मैं यहाँ पे इंडियन एंड एशियन कर देती हूँ क्योंकि इसमें चाइनीज, जापानीज, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये राइटर्स भी आएंगे. तो दैट इज इंडियन एंड एशियन लिटरेचर. ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन लिटरेचर, ये आपके सारे पार्ट आ जाते हैं, आपके ये वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है. नाउ इन द सेकेंड स्लाइड लेट मी टेक, इसमें मैं आपको अब अमेरिकन लिटरेचर का हिस्ट्री करवाऊंगी. व्हाट इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, अमेरिका की क्या हिस्ट्री थी, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे उसे ढूंढा गया, क्या क्या चीजें वहां पे थी, ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका.
इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा, ऑब्वियसली वी नो दैट 1492 डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. हु डिस्कवर्ड अमेरिका? ऑब्वियसली क्रिस्टोफर कोलंबस. By Christopher Columbus in 1492, he discovered America, and India was discovered in 1498 by Vasco da Gama. Now, next, that is conquest of Spain, Spanish conquest of Yucatan. इट वॉज अराउंड मिसिसिपी रिवर. वहां पे नीचे जब हम मैक्सिको की तरफ जाते हैं, द वेरियस लाइक इट्स एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, जब हम वहां जाते हैं मैक्सिको की तरफ, तो वहां पे आपका यूकैटन आ जाता है मिसिसिपी रिवर के पास. दैट एरिया वॉज बेसिकली कॉन्क्वेस्ट, दैट वॉज कॉन्कर्ड बाय द स्पेनिश इन्वेडर. जो स्पेनिश किंग थे, उन्होंने इसको यूकैटन ट्राइब को हराया था और अमेरिका के ऊपर कॉन्केस्ट किया था, वहां पे अपना एस्टेब्लिश किया था किंगडम. एंड द डिस्कवरी ऑफ द फेमस माया सिविलाइजेशन, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आफ्टर दैट जो सिविलाइजेशन हम फॉलो कर रहे हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, जिसकी हम यहाँ के सिविलाइजेशन की बात करते हैं. सिमिलरली अमेरिका का जो सिविलाइजेशन है दैट इज माया, उसको हम माया सिविलाइजेशन बोलते हैं. ये लोग भी सन गॉड की पूजा करते थे, हर चीज के ऊपर सन सिंबल्स होते थे. इवन दे यूज टू मेक, जैसे हम लोग यहाँ पे सूर्यवंशी को देखते हैं, आप लोगों ने काफी जो सीरियल्स देखे होंगे या जो सीरीज देखी होगी महाभारत वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा ये लोग तिलक लगाते थे लाइक हाफ रिजन सन, ठीक है, आधा उगता हुआ सूरज बनाते थे विद रेज, वो अपने माथे पे. वो जो सिंबल होता है वो ही ये माया लोग यूज करते थे, इसको माया सिविलाइजेशन बोलते हैं. एंड द गॉड वाज सन. इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी पूरी जो रूट्स थे उनका पता लगा और उसको वहां पे कंपाइल भी किया गया. दिस वाज द 2 पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री. तो 1520 में 1520 के अंदर माया सिविलाइजेशन को ढूंढा गया, और दूसरा स्पेन ने यहाँ पे कॉन्कर किया था अमेरिका में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, so Herman de Soto discovered the Mississippi River. It was the longest river of the southern part of America, and that was discovered by Herman de Soto, an Spanish explorer. Harvard College was established. So now in 1619, when the French, German, sorry, not German, basically the French, Britishers and Spanish people started living there in America. जब उन लोगों ने जाके अपनी कॉलोनीज वहां पे स्टैब्लिश कर ली थी, तो उसके बाद वहां पे उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? स्लेव ट्रेड. क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंच एंड स्पेनिश कॉलोनीज अफ्रीका में थी, वो वहां से स्लेव्स लाते थे और अपनी कंट्रीज के अंदर उनको बाउंड करके लाइक फैमिली ट्री की तरह वो उनको सर्विसेज देते जाते थे. सेम चीज इन्होंने यहाँ पे की. इन्होंने यहाँ पे भी अपनी स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया, फर्स्ट इन द वर्जीनिया, क्योंकि वर्जीनिया कैरेबियन के बाद सबसे पहला आइलैंड पड़ता है अमेरिका में, कोस्टल एरिया. देन इसके बाद नेक्स्ट आता है 1636 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी जानते थे, फ्रेंच ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों की कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज थी. कौन सी थी? हम सभी जानते हैं, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज दोनों स्टैब्लिश वहां पे हो चुकी थी. तो सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे हार्वर्ड कॉलेज को स्टैब्लिश किया और एजुकेशन स्टार्ट की, प्रिंटिंग स्टार्ट की. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, right. So 1692 Salem witchcraft at Massachusetts Bay. Massachusetts Bay is a name of a place जहाँ पे Massachusetts Bay के अंदर ही एक विलेज है
Salem, जहाँ पे witchcraft दिया गया था. What basically is a witchcraft? Witchcraft is, you can say that it is a practice when the women were not allowed to go outside the home for the work and something. जब ये females बाहर जाती थी, घर के बाहर अपनी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, and when they found कि now she started earning a lot of money, or maybe that because of the capabilities, but जो गवर्नमेंट थी वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, जो पैट्रियार्की थी वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि आउट ऑफ हर कैपेबिलिटीज शी इज अर्निंग मनी. दे यूज टू craft these ladies for the witching, for superstitious practices, for ओरेकल प्रैक्टिसेस, कि ये कुछ ना कुछ नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक कर रही है और उससे पैसा बना रही है, लोगों को कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया, उन पे गलत ब्लेम्स लगाए जाते थे और उनको डेथ पनिशमेंट दी जाती थी. तो मैसेच्यूसेट्स बे में, सेलेम में कुछ इस तरीके की फीमेल्स को विचक्राफ्ट दिया गया था, जो बाद में प्रूव किया गया कि वो विचेस नहीं थी. अपनी फैमिली को रन करने के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करके, कुछ कुछ काम करके पैसा लेकर आ रही थी, एंड ऑल द ब्लेम्स वर रॉन्ग. तो इस कमिटी में 5 जजेस थे, जिसमें जिन्होंने इन कुछ फीमेल्स को, 6-7 फीमेल्स को इस तरीके से विचक्राफ्ट दिया गया था, उन्हें सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया था. लेकिन जब उनकी फैमिली और नेबर्स जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्लेम किया, उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हुई, दो दोज फीमेल्स वर डेड. लेकिन उन फीमेल्स में जो भी इनोसेंट पाई गई थी उनके लिए अपॉलॉजी आस्क की गई थी, रिटर्न अपॉलॉजी दी गई थी. इवन जो 5 जजेस की कमेटी थी जिन्होंने ये विचक्राफ्ट दिए थे जगह जगह पे, उस सेलेम में ही ये 5 जजेस में से 4 जजेस ने रिजाइन कर दिया था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम ये पोजीशन छोड़ना चाहते हैं, एज अ पनिशमेंट हम ये छोड़ के जाना चाहते हैं कि हमने ये गलत पनिशमेंट दी है और हमसे ये बेसकर हुआ है. लेकिन यहीं पे एक ऐसे जज थे जिन्होंने इसको नहीं किया गया, और उनकी और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस की, इस पर्टिकुलर इवेंट की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था. सभी कंट्रीज में जो भी यहाँ से कनेक्टेड थी उन सभी में इसका क्रिटिसिज्म हुआ था. पूरे अमेरिका में इस चीज को फिर उसके बाद बंद भी कर दिया गया था कि कभी भी किसी को विचक्राफ्ट नहीं दिया जाएगा until and unless that was proved. The female has to be in the prison. वो प्रिजन में डाली जा सकती है लेकिन उसको सेंटेंस टू डेथ नहीं दिया जा सकता. इवन आफ्टर अ टाइम शी वॉज ऑन बेल, वो बाहर ही रहेगी, उसके कामकाज को, चीजों को बंद नहीं किया जाएगा अगर शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. अगर वही घर में केवल कमा रही है, फीड कर रही है, तो उन्हें जेल में भी बंद नहीं किया जाएगा. तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर वर्क्स लिखे गए हैं. एंड ऑन अ टाइम आई विल ऑल्सो डिस्कस ऑल दीज वर्क्स विच इज रिटन ऑन द पर्टिकुलर इवेंट. जो भी जिस भी इवेंट के ऊपर जो वर्क लिखे गए होंगे मैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस भी करूंगी. नाउ 1732 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग है, दैट वाज अ रिलीजियस ग्रेट अवेकनिंग. और लोगों को ये फील हुआ कि हम लोग यहाँ पे अमेरिका में शिफ्ट क्यों हुए थे, हम लोग यहाँ क्यों आए थे. बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए थे इन सारी चीजों को अवॉइड करके, इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए जो कि यूरोप में, ब्रिटेन में ये प्रैक्टिसेस हो रही थी, और इन्हीं प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हम लोग एक न्यू फाउंडलैंड पर आए थे, सो दैट वी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वी कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन यहाँ पे वी पुट इनटू द सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक विचक्राफ्ट, फीमेल सब्जुगेशन, एंटी फेमिनिज्म, पैट्रियार्की एंड लाइक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, और इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे किया जो कि हमें नहीं करना था. तो वही दैट वाज अ ग्रेट अवेकनिंग जो लोगों में आई कि नहीं, वी शुड नॉट डू दैट एंड वी शुड ऑल्सो स्टॉप दिस कॉलोनाइजेशन ऑल्सो. देन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले काइट एक्सपेरिमेंट किया था, द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट विच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, नेक्स्ट. शुगर एक्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने शुगर के प्राइसेस को बढ़ा दिया था, एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाया था. 1764 इस बोस्टन टी पार्टी जो कि आप इंडियन रिवॉल्यूशन में भी पढ़ते हो, एंड दैट इज फेमसली कॉल्ड एज टी एक्ट. यहाँ पे टी पे प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे, इस पे टैक्सेशन, टी प्लांटेशन पे टैक्सेशन को रेज किया गया था. देन आता है आपका 1773 द स्टैम्प एक्ट.
स्टैम्प एक्ट के अंदर पब्लिकेशंस के ऊपर जितने भी पब्लिश्ड मटेरियल था, जो भी पब्लिकेशन हाउसेस थे जो पब्लिकेशन करवाना चाहते थे ऑथर्स, इन सब के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए थे. देन 1774 द क्यूबेक एक्ट. द क्यूबेक एक्ट, इसमें इन्होंने दे डिड ब्रिटिशर्स डिड द सेम थिंग. दे मेक द पार्टीशन बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका. कनाडा का फर्स्ट नेम क्यूबेक है और इन्होंने क्यूबेक एक्ट के अंदर इन दोनों को अलग अलग कर दिया था. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनटॉलरेबल एक्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनटॉलरेबल एक्ट. नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 1775 American Revolution of Independence started. 1776 4th July America got independence. 1776 4th July America got independence. So this is the main event which I have written here with the red line, because you should know the date and time, date and particular year of independence of America. This is important because after that the formation of constitution, the presidentialship and all will come here, right? So after that, the literature, whatever is being published after this particular time was noticed. इससे पहले जो भी literature था, हम उसको अभी भी नहीं देखते हैं कि किसने क्या लिखा था, क्या नहीं था. हम उसे अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन 1776 के बाद पब्लिश्ड ऑलमोस्ट सारा लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है. में ग्रेट फायर ऑफ न्यूयॉर्क, दैट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स. जब इनको उन्होंने ब्रिटिशर्स से ही इंडिपेंडेंस लेनी थी. जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस दे दी गई तो ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी टू गिव द बिगर लैंड टू बैक टू द नेटिव्स. तो उन्होंने वहाँ के रेजिडेंट्स को ये लैंड वापस देना ठीक नहीं समझा. तो अगेन दे अटैक्ड एंड दे पुट द फायर इन न्यूयॉर्क. इसको ग्रेट फायर ऑफ न्यूयॉर्क बोलते हैं, बट दे वर नॉट सक्सीडेड. दे हैव टू गो बैक बिकॉज यहाँ के लोगों ने सरेंडर नहीं किया and everyone was revolted. Now next slide. First US Congress was founded. Then 1791 first Bill of Rights introduced. 1792 first presidential election happened. And who was the first president? George Washington. George Washington was the first president of America. Then 1808 slave trade was ended. In America, slave trade was ended. Now these people have their own constitution. They have the Book of Rights. They have the freedom kind of series. This is called as the Land of Freedom. And because the Fugitive Slave Act was also been introduced in around 1796. Fugitives slave act was also came, जहाँ पे पहले ये था कि the fugitive slaves were being killed. लेकिन अब बोला जाता था कि जो fugitive slaves होंगे, जो भाग जाते थे, उन लोगों को अब पकड़ के मारा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाए. और यहाँ पे slave trade को legally end कर दिया गया था in America. Here comes Civil Right Act to everyone. It was legal to everyone, Civil Right Act. Then 1896 and Imperialist League.
those who were doing this imperialism, America said a protest to them कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं हूँ, इन लोगों की साथ काम नहीं करूंगा, मैं कोई कॉलोनाइजेशन में नहीं हूँ। तो यहाँ पे एंटी इंपीरियलिज्म लीग बनाई गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें फ्री किया जाए और इस तरीके की चीजों को प्रैक्टिस में ना लाया जाए। सो दिस इज योर अमेरिकन हिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज ऑफ डिप्रेशन, कॉन्टेम्प्ररी, यही सब चीजें हैं। सो बिसाइड्स राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, these are the ages, these are your things which you have to know, these are your events, historical events, major historical events which you all should know before starting your American literature। उससे पहले आप लोगों को ये सब जानना बहुत जरूरी है। So stay tuned with us in the next series, I will come up with the different ages of America and the writers of America। So stay tuned, God bless, bye bye।